हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग जो है बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जो है पढ़ेंगे कि आखिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो है अगर डी ब्रोगली इक्वेशन या फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज उसको पहले जाके देखिए, तब जाके जो है आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और भी अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है क्या होता है, वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि मतलब वेवलेंथ मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी, स्मॉल बनती है। ठीक है, तो इसी में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा इसी से जो है क्राइटेरिया देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो है प्रिंसिपल जाने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। यदि हम अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें, माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, MACROSCOPIC, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जो क्या होता है थोड़े बड़े हो, है ना। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, बहुत छोटे हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे एक क्रिकेट बॉल की अगर हम बात कर लें, है ना, या क्रिकेट बॉल। ठीक भाई, डेली लाइफ में हम लोग कई सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। क्रिकेट बॉल कर ले या जो भी कार को कह लें, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इस टाइप के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो भी अगर इनके मोमेंटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम और पोजीशन के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई। मतलब भाई जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं क्रिकेट बॉल या फिर जितने माइक्रो, इनके मोमेंटम और पोजीशन को हम लोग जो है ना फाइंड कर सकते हैं किसी भी जो है ना पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। मतलब कि अगर हमें मालूम हो कि कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इस जगह मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है या पोजीशन क्या है ना, सब कुछ एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। ठीक है, क्योंकि किस लिए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये जब मूवमेंट करते हैं तो है ना, इनकी एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी होती है। क्या होती है इनकी एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी, एक निश्चित ट्रेजेक्टरी में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ट्रेजेक्टरी में समझ रहे हैं ना, पाथ एक क्या होता है, डेफिनेट इनका पाथ होता है, उसमें क्या करते हैं, मूव करते हैं। और लोग आसानी से क्या करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पता लगा लेते हैं। किसमें, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें, माइक्रोस्कोपिक नहीं। ठीक है, और जैसे हमने बताया था कि भाई डी ब्रोगली ने भी डुअल नेचर ऑफ मैटर के बताया था कि ये तो पार्टिकल लाइक बिहेव करेगा या फिर कैसे बिहेव करेगा, वेव लाइक बिहेव करेगा। ठीक, तो यहाँ भी पार्टिकल नेचर की बात की जा रही है। भाई जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं ये पार्टिकल लाइक ही बिहेव कर सकते हैं, वेव लाइक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। भाई मोमेंटम जब इतना ज्यादा होता है तो वेवलेंथ इनकी जो बनती है बहुत स्मॉल बनती है, जो कि एक तरीके से वेव लाइक नहीं शो करता है। एक तरीके से नेग्लिजिबल मान के चलते हैं कि नेग्लिजिबल इनकी क्या होती है, वेव प्रोड्यूस होती है ना, ना के बराबर। तो इनको हम लोग जो है पार्टिकल तरह स्टडी करते हैं, हम लोग आसानी से इनका मोमेंटम, पोजीशन या वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, फॉर इसकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर हम बात कर लें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर लें। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ये कैसा करता है, पार्टिकल लाइक बिहेव भी करता है और वेव लाइक भी क्या करता है, बिहेव करता है। मतलब पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, जब उन्होंने बोहर थ्योरी पढ़ी थी, है ना, बोहर के एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने बताया था कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं ना, बोहर ने क्या था, जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं, मटेरियल पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल होते हैं, जब वो पार्टिकल बिहेव करते हैं, मतलब पार्टिकल लाइक बिहेव करते हैं, तो उनकी हम लोग पोजीशन एंड मोमेंटम को क्या करते हैं, काफी एक्यूरेसी के साथ क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। बात समझ में आई। मतलब बोहर ने क्या बताया था भाई, बोहर एटॉमिक मॉडल जो हमने पढ़ा था तो बताया था कि जो भाई पार्टिकल लाइक नेचर जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है तो उसमें हम लोग आसानी से उसकी पोजीशन और मोमेंटम को काफी एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि यही जब क्या करता है, यही जब इलेक्ट्रॉन जो है, यही इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में शो करता है ना, वेव प्रॉपर्टी को जब शो करता है, तो क्या होता है कि जो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है, इसका जो पाथ होता है, क्या होता है, अनसर्टेन होता है। क्या होता है,
इसका पाथ अनसर्टेन ट्रेजेक्ट्री या अनसर्टेन पाथ ट्रैक को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक, जब अनसर्टेन होता है तो इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसका पोजीशन या मोमेंटम को हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। मतलब बात समझिएगा, फाइंड तो कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। जैसे अगर हम कहें, अगर आप जितना ज्यादा पोजीशन को फाइंड करते चले जाएंगे और जितना ज्यादा इसके लिए सर्टेन होंगे पोजीशन के लिए, मोमेंटम के लिए, उतना ही ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, अनसर्टेन होते चले जाएंगे। यही हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, क्या बताया कि जितना ज्यादा पोजीशन के बारे में हम लोग जानते चले जाएंगे या सर्टेन होते चले जाएंगे, जो हमारा मोमेंटम है वो उतना ही क्या हो जाएगा, हम लोग उसके लिए अनसर्टेन होते चले जाएंगे। तो आप बात समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों आई। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक, अपनी लैंग्वेज में। ठीक, ये सब बताना स्टार्टिंग में जरूरी था, तभी आप समझ पाएंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हाइजेनबर्ग ने जो है अपना ये प्रिंसिपल दिया, जिसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, आपको पता है कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है। नोबेल प्राइज फिजिक्स या कई क्षेत्रों में दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्हीं के, है ना, उन्हीं के बिहाफ पर जो है नोबेल प्राइज उन्हीं के नाम पर रखा है। ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट का क्या किया था, आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको दिया किसने था, बताया था इसको हाइजेनबर्ग नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने, हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, इस प्रिंसिपल को दिया था। ठीक है, और क्या होता है प्रिंसिपल, चलिए देखते हैं। हम इसको कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। इन्होंने बताया था इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, मतलब इम्पॉसिबल है मेजर करना साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली। ठीक, कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया था कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग एक साथ फाइंड नहीं कर सकते ऑफ अ बॉडी कैसी होनी चाहिए, एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बेटा होते हैं। ठीक है, कैसे पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये बड़े पार्टिकल्स के लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अलाउ नहीं है कि आप इसको क्रिकेट बॉल में लगा देंगे, नहीं, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से क्या होगा, अलाउ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के समझ में आ गया कि इम्पॉसिबल है मेजर करना साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी पे जो है इन्होंने जो है अपनी इक्वेशंस दो दी थी, कुछ देखते हैं उनको। क्या इक्वेशन थी, इन्होंने बताया था कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अ प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल। भाई अब जानते हैं, आपने इक्वलिटी पढ़ी होगी, तो उसमें भाई जब चीजों को सर्टेन नहीं है ना, तो इसमें क्या होता है, इक्वल का साइन नहीं लगता है, इसलिए इनइक्वालिटी या इक्वालिटी का साइन लगता है। किसके बराबर होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल होगा एज अपॉन 4 पाई। तो ये उन्होंने क्या की थी, इक्वेशंस दी थी। इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेन मोमेंटम, ये प्लांक कांस्टेंट, ये 4 into पाई। इसको थोड़ा और भी ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम है, मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू डेल्टा वी। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ये था, यही हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, और भी थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद लिख लेते हैं डेल्टा एक्स क्या होता है, यहां लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, और फिर इसके बाद डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम होता है। इसके बाद डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हमारा हो जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। और एस तो आप जानते ही हैं क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक, ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट,
इतनी बात समझ में आई, ठीक। और इक्वलिटी का सिंबल आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि भाई जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो h/4 पाई से क्या हो सकता है ना, इसके या तो इसके ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। बात समझ में, मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा वो h/4 पाई से क्या होगा, तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होता है, ठीक। मतलब इससे कम नहीं होगा, लेस नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ इसके कंक्लूजन इन्होंने बताए थे उसके बारे में देख सकते हैं कि क्या इन्होंने कंक्लूजन बताए थे, ठीक है। इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि इट फॉलोज दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, है ना, दैट इज मोर एक्यूरेटली द पोजीशन डिटरमाइंड देन अनसर्टेनिटी इन डेल्टा पी वुड बी लार्जर, मतलब लेस एक्यूरेटली द मोमेंटम इज डिटरमाइंड, द कन्वर्स इज एग्जैक्टली टू। इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। किसमें कह रहा है कि यदि क्या है जितनी ज्यादा, है ना, जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी डेल्टा एक्स की, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी, इसका मतलब है कि पोजीशन में आप उतना ही एक्यूरेट होंगे, है ना। और अनसर्टेनिटी इन डेल्टा पी वुड बी लार्जर, मतलब जितना ज्यादा इसकी वैल्यू इसमें छोटी होगी डेल्टा एक्स की, अनसर्टेनिटी जो होगी मोमेंटम की डेल्टा पी की वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये है कि उसमें आप उतना ही क्या होंगे, लेस एक्यूरेटली मोमेंटम को क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। एक बार और देखते हैं क्या इसने बताया कि भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही आप मोर एक्यूरेट होंगे पोजीशन में डिटरमाइन करने में, और अनसर्टेन होगी किसमें, डेल्टा पी मोमेंटम को, मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसको, है ना, लेस एक्यूरेट तरीके से क्या कर पाएंगे, मोमेंटम को डिटरमाइन कर पाएंगे, है ना। इसका उल्टा भी क्या होगा, ट्रू होगा, द कन्वर्स इज एग्जैक्टली ट्रू। इसका मतलब थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे कि अगर डेल्टा एक्स 0 होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा समझते हैं, उसका उल्टा। तो देखते हैं, जैसे हमने बताया था कि भाई क्या था, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। बात समझ में आई। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनसर्टेनिटी में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई, तो वो तो कांस्टेंट है h/4 पाई। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी डेल्टा पी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। मतलब कि अगर इसको 0 ले लेंगे, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि भाई जितनी ज्यादा, जितनी स्मॉल वैल्यू होगी, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम उतना ही क्या होगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें कहा गया है कि भाई जितनी छोटी वैल्यू होगी आप उतना ही एक्यूरेट होंगे पोजीशन को फाइंड करने में, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी मोमेंटम की आप उतना ही क्या होगे, लेस एक्यूरेट हो पाओगे मोमेंटम को डिटरमाइन करने में। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई डेल्टा एक्स 0 तो मोमेंटम इन्फिनिटी, या मोमेंट डेल्टा एक्स को इन्फिनिटी कर देंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा पी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि सिंस साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड वेलोसिटी इज डिनाइड इन क्वांटम मैकेनिक्स, अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट हैव अ डेफिनिट पाथ। जैसे कह रहा है कि क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग एक साथ क्या हो सकते हैं, किसी की पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है, इस चीज को डिनाई करता है, कह रहा है कि अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट हैव अ डेफिनिट पाथ। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका कोई भी डेफिनिट पाथ नहीं होता है ना। उनकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, एक सर्टेन नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन केस ऑफ बिगर पार्टिकल हैविंग कंसीडरेबल मास, मतलब इनका मास होगा, जो बड़े पार्टिकल होंगे, द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। हमने बताया था कि भाई जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है बहुत छोटा बनता है ना, उनमें वेव कैरेक्टर शो नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब उसमें क्या होगा, अनसर्टेनिटी नहीं मिलेगी, उसमें क्या होगा, सर्टेनिटी मिलती है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, उनका नेग्लिजिबल होगा, एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट ओनली इन द केस ऑफ, भाई हमने बताया ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल स्मॉलर मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई, लाइक इलेक्ट्रॉन। कह रहा है फॉर एन, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जैसे मास 9.1 × 10⁻28 ग्राम है, तो कह रहा है जिसका प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इज क्वाइट लार्ज, है ना। इसे अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है थोड़ा बड़ा आएगा। तो देख लेते हैं भाई डेल्टा भी h/4 पाई हम करेंगे, है ना, मास को नीचे ले आए। तो यहाँ देख लेते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, प्लांक कांस्टेंट की 6.6 × 10⁻27 और 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻28 मास हो गया, ठीक है। उसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई, कैसी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी।
इतनी बात समझ में आ गई। तो वही कह रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी का वो थोड़ा क्या होगा, क्वाइट लार्ज होगा, थोड़ा बड़ा आया है, ठीक है। जब क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेंगे, ठीक, वही चीज में बताई गई है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक, कि कंक्लूजन इसके क्या क्या होते हैं, ठीक। थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं, ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा आप आराम से। जैसे हम लोगों ने जो है अभी अनसर्टेनिटी की दो इक्वेशन पढ़ी थी। कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी कि भाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू एच अपॉन 4 पाई ग्रेटर देन इक्वल। दूसरी थी भाई वही थी कि पी की जगह एम इंटू डेल्टा वी रख देंगे तो दूसरी बन जाएगी। एक तीसरी इक्वेशन भी होती है, उसको भी आप देख लीजिए, है ना, वो भी यूज होती है। कब यूज होती है कि कह रहा है कि फॉर जब एनर्जी और टाइम की अगर बात हो, फॉर एनर्जी एंड टाइम की अगर बात होगी तो उसमें क्या होगा, जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई, ठीक। ये आपको कब लगानी है, जब डेल्टा ई डेल्टा टी एच अपॉन 4, मतलब एनर्जी और टाइम की बात की जाए तब आपको क्या ये इक्वेशन का यूज करना है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है थोड़ा ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंस क्या होते हैं। आपके एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं इनके डिफरेंस, कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या होते हैं ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस क्या क्या होते हैं तो देख लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है कि इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर और इलिप्टिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। कह रहा है ऑर्बिट क्या होता है, कह रहा है वेल डिफाइंड एक सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ होता है न्यूक्लियस, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना। हम जानते हैं ना भाई न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कह रहा है इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। भाई ऑर्बिटल एक क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। वहां क्या होता है, कह रहा है कि एक ऐसा स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो पाए जाने की जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर और इलिप्टिकल। भाई ऑर्बिट्स में क्या होता है, सभी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं, है ना। जैसे केएलएमएन शेल होता है, हम जानते हैं वो क्या होते हैं, इलिप्टिकल में होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। अभी आपको पढ़ाएंगे ना, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एफ, है ना, कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं। कह रहा है ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। एस ऑर्बिटल्स का कैसा, सर्कुलर होता है, और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल लाइक शेप होता है ना, ऐसे शेप होता है डम्बल लाइक, ये, ठीक है। अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें और बताएंगे आपको कैसा होता है, डम्बल लाइक शेप में होता है ना। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, कह रहा है कि ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि एस ऑर्बिटल्स को छोड़ के जितने भी अदर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। मतलब एस को छोड़ के पी, डी, एफ जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, मतलब उनकी डायरेक्शंस होती हैं। फोर्थ क्या है, ऑर्बिट गिव्स अ डेफिनेट पाथ टू एन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि ऑर्बिट क्या होता है कि इनका डेफिनेट पाथ होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का। ऑर्बिटल्स में भी होता है कि ऑर्बिटल्स हैव रिप्रेजेंट अ डेफिनेट पाथ, इट रिप्रेजेंट अ रीजन इन स्पेस वेयर द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट एनीवेयर, है ना। ऑर्बिटल्स का भी एक डेफिनेट पाथ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहीं भी क्या होते हैं, है ना, कहीं भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना, रिप्रेजेंट एनीवेयर। जैसे बताया कि भाई कहीं भी प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम पाने जाने की, ठीक। तो इसमें एक चीज और समझ में आ रही है कि भाई ये क्या होता है, ये वायलेट कर रहा है किसके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, लेकिन ये क्या, ये फॉलो करता है उसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें एक और भी हमारा डिफरेंस हो सकता है, जैसे क्या है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना वो प्लैनर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशन होते हैं। मतलब प्लैनर का मतलब क्या होता है, ये प्लेन पर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, है ना, मतलब एक तरीके से रिवॉल्व करते हैं, प्लेन पर मोशन करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स हमारे 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं, मोशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, 3 डायमेंशनल में ना, तीनों डायमेंशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्या हो गए ना, पांचों डिफरेंस भी आप लिख लेंगे, इतना समझ में, इतना समझ में आ रहा है। इसमें क्या, ऑर्बिट इज प्लैनर एंड ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल। प्लैनर मतलब क्या होता है, प्लेन पर मोशन करते हैं, और 3 डायमेंशन मतलब वो 3 डायमेंशन में मोशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। इतना समझ में आ गई, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं कि
है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाए जाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि आखिर क्यों नहीं पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल शो दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। कह रहा है कि बताओ कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बेसिस पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटॉमिक न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक, वैसे तुम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन शो करना है कि क्यों नहीं करता आखिर। ठीक है, तो इसमें दिया गया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दी गई 10⁻15 मीटर, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए पहले मान लेते हैं एक बार ना, एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि लेट अस suppose that electron exist into the न्यूक्लियस, है ना। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो जो डेल्टा एक्स होगा, जिसको हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोलते हैं, डेल्टा एक्स मतलब इसका क्या मतलब है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। uncertainty in position will be equal to कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। बात समझ में आई? तो इसका समझे क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। इतनी समझ में आई कि हमने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, जो अनसर्टेनिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो हमारी 10⁻15 मीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, हाइजेनबर्ग की जो उन्होंने बताई थी। क्या बताई थी कि भाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल h/mv, है ना, h/4 होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करें, डेल्टा पी की जगह क्या लिखेंगे, मास इंटू डेल्टा वी, m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल h/4। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वी को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 के पास आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल h/4 मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे भाई इन सबकी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड 4 पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 3.14। ठीक है, और इनटू मास क्या है, मास दिया गया है 9.1 into 10⁻34। ठीक है, और डेल्टा एक्स हमने मालूम कर लिया है 10⁻15। ठीक, तो जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 5.77 into 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5.77 into 10⁻10 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो इससे एक चीज पता चलती है कि जो डेल्टा वी हमारा आया है, ये जो डेल्टा वी है, ये काफी बड़ा आ गया है ना, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। जैसे लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ तो भाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जो एक तरीके से जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इतनी आ गई, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट क्या पढ़ते हैं, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं क्या है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये 3 into 10⁸ है, और ये कितनी है, 5.75 into 10 मीटर। मतलब जिसकी जो वेलोसिटी है वो तो इससे भी ज्यादा होगी, लाइट की भी वेलोसिटी से ज्यादा होगी, जो कि क्या है, पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इससे ज्यादा कैसे हो जाएगी, संभव ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, जो हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। यहाँ लिख लेंगे कि आवर एजम्पशन रॉन्ग है ना, हमने जो माना है, सपोज किया था, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इनटू द न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, साथ यही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो लिख लेंगे ना कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो द इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है,
तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन का। इस पर न्यूमेरिकल भी क्या होते हैं, काफी सिंपल सिंपल से आते हैं, केवल आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो हमने 3 फॉर्मेट बताए थे, एक पी वाला, एमबी वाला और एनर्जी और टाइम के फॉर्म में। बाकी क्या होगा, सब कुछ दिया होगा आपको, बस फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेशन होगा वो आप कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, इसी डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पर बेस जाते हैं, ठीक। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग जो है वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 डायमेंशनल में क्या होती है, काफी इंटरेस्टिंग है ना। वेव मैकेनिकल मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।